कमरान कमेंटेटर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर मुन्ना कमेंटेटर? टेनिस के लीजेंड्स के बारे में बात करेंगे। क्या आपको सातपुते पसंद है या फिर उस्मान पटेल? लसित मलिंगा दाएं हाथ से ओवर द स्टंप हमसे दूर जाते हुए महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये यॉर्कर, लेकिन बैकफुट पर जाकर के हेलीकॉप्टर उड़ाया है। गेंद गई है इस समय गगनभेदी छक्के के लिए। थोड़ा सा रैपिड फायर खेलूंगा, रैपिड फायर जिसमें बहुत सारे सवाल होंगे और आपको वहाँ पे जवाब देना है। जब मैं रीजन्स पूछूंगा तो रीजन्स की बातें होंगी, उसके बाद तो बहुत चीज़ें आगे बढ़ानी है। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप मैदान नहीं छोड़ते। आप उस दिन हार जाते हैं जिस दिन आप मैदान छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं। एक चीज मैंने सीखी कि अगर आप सफल हो जाते हैं तो पैसा है शोहरत के साथ अपने आप ही आपके पास आता है। स्वागत है मेरे देवियन सज्जनों, क्या हाल चाल। आज के इस पॉडकास्ट में मैंने एक ऐसे शख्सियत को लाया है जिनके परिचय का कोई मोहताज नहीं। जैसे कि आपको पता है कि जब पहले टीवी और मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, जितने ऐप्स नहीं हुआ करते थे, उस वक्त रेडियो चलता था और रेडियो में जिनकी आवाज़ आप सुनते थे हमेशा से, जो कहते थे ना ग्लेन फिलिप्स ऑफ स्टंप पर पंच किया है अंतिम गेंद पर, 1 रन तो पूरा हो जाएगा। एक्स्ट्रा ओवर पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 33 ओवर के बाद 147 पे 4 न्यूजीलैंड। तो ये आवाज़ के जादूगर कोई और नहीं, वो थे हमारे लिटिल गुरुजी। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा और आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये अचीवमेंट हासिल की है। और साथ ही साथ मैंने आपको इस शानकास्ट में इनवाइट किया और आप आने के लिए, इसके लिए मैं आपका शानकास्ट में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए और साथ ही यहाँ पर अपने इस चैनल पर इनवाइट करने के लिए। तो ये थे हमारे लिटिल गुरुजी, जिन्होंने अपना बहुत ही शॉर्ट इंट्रो दिया। अभी तो हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो सबसे पहले हम गुरुजी आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपके फैंस आपको लिटिल गुरु से जानते हैं, लिटिल गुरु से, क्या आपके घर वाले भी आपको गुरुजी ही बोलते हैं या फिर आपका कोई और नाम से वो पुकारते हैं? देखिए, ऐसे तो मेरा जो असल नाम है वो मोहम्मद मिराज है, लेकिन वो ज़्यादातर सर्टिफिकेट तक ही रह गया है। सर्टिफिकेट तक रह गया, राइट। और बाद में कुछ लोग मुझे मेरे असल नाम से भी जानने लगे। लिटिल मेरा निक नेम है और इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अगर उस कहानी में जाऊंगा तो पॉडकास्ट है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि जब मेरा जन्म हुआ, जब मैंने दिल्ली में आँख खोली तो मेरे फादर फैक्ट्री चलाते थे। तो मेरे फादर को लोग मास्टर जी बोलते थे। तो मैं बहुत छोटा सा था, कभी कभार मैं फैक्ट्री में जाता था तो वहाँ जो लेबर्स होते थे तो मुझे बोलते थे वो मास्टर जी हैं। तो ये मतलब छोटा मास्टर है, लिटिल मास्टर। हाँ, तो मास्टर तो हट गया, लिटिल रह गया और लिटिल ही लोग मुझे बोलने लगे। और उसके बाद जहाँ तक गुरु की बात है तो गुरु, लिटिल के पीछे गुरु लगने की भी एक लंबी कहानी है। अच्छा, इसकी भी कहानी, यानी कि रीजन है हर चीज़ का। अच्छा जी, बिल्कुल। तो मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब हम लोग रेडियो में ट्राई करते थे कमेंट्री के लिए, तो उस टाइम जब मुझे पहला मौका मिला तो यही हुआ कि क्या नाम रखा जाए। ये एज ए कमेंटेटर, ऐसे तो लिटिल के नाम से तो लोग जानते ही थे, लेकिन थोड़ा सा ये लगता था कि पढ़ाई भी करते थे और पढ़ाते भी थे लोगों को। तो ऐसा क्या हुआ कि जब आप वहाँ पे, यहाँ पे मतलब जब रेडियो वाले में गए, वहाँ से आपने ट्राई किया, ये माइंड में आपके कैसे और इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले आपने जो बोला है उसका भी एक जवाब दे दो। हाँ, सवाल नहीं पूछ पाए यार। हाँ, राइट जी। जैसे कि गुरुजी बोलूंगा, आपने बोला कि सर में गैप हो जाता है। तो मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी चाहने वाले, वो गुरुजी ही बोलते हैं। गुरुजी ही बोलते हैं। हाँ, गुरुजी बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि शिष्य और गुरु का नाता हो जी। ये एक प्यार का नाता भी प्यार है। का नाता है जी। और जहाँ तक सवाल रहा क्रिकेट से जुड़ाव का, कैसे कमेंट्री में आए हम, बिल्कुल। तो जब मैं खेलता था 2000 में, जब बिहार का विभाजन हो गया, झारखंड का विभाजन हो गया, तो मान्यता झारखंड को चली गई। बिल्कुल। उस समय हम लोग लेदर में खेला करते थे। अच्छा। तो जब लेदर से खेला करते थे तो मान्यता चली गई। हुआ ये कि भाई यहाँ से तो हम लोग राइज नहीं कर पाएंगे। हाँ। और उसके बाद क्योंकि हम लोग पहले तो मैं दिल्ली में ही रहा, बचपन में दिल्ली में गुजरा जी। तो वहाँ फैक्ट्री हमारी डूब गई। उसके बाद हमारा पूरा परिवार बिहार में आ गया। अच्छा। वापस जी। 10 साल की उम्र थी मेरी तब मैं बिहार आया। मुझे भोजपुरी वगैरह आगे स्थानीय भाषा नहीं आती थे। बहुत परेशानी हुई शुरू में जी। उसके बाद यहाँ भी हम लोग क्रिकेट खेलने लगे, वो अच्छा खेल लेते थे जी। लेकिन जब वो बिहार विभाजन हुआ तो एक सपना था वो टूट गया। उसके बाद टेनिस का क्रिकेट आ गया, खेलने लगे। पढ़ाई के साथ साथ वो एक शौकिया चलने लगा क्रिकेट। बिल्कुल। और उसके साथ कमेंट्री भी शौकिया
चलने लगी। अच्छा, उस मतलब समय शौक के हिसाब हाँ से। शौक के हिसाब से। जी। तो उस समय इतने बृहद पैमाने पर कमेंट्री नहीं होती थी, ना ही इतना बड़े सेटअप के साथ होती जी, थी, जी। क्योंकि बहुत समस्याएं थी। अच्छा। लाइट होती नहीं थी, बिजली की बड़ी समस्या बड़ी थी। समस्या थी। तो छोटी छोटी बैटरियां लोग लेकर के आते थे किराए पर, और एक घुमा होता था, हाँ हाँ हाँ, हॉर्न? हाँ हॉर्न टाइप का। उसमें जोड़कर एक छोटी सी मशीन रहती थी, उससे कमेंट्री होती थी। अच्छा, हाँ राइट। तो हम लोग खेलते थे, जब टीम में मैं खेलता था तो मैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता था। जी जी। तो जहाँ भी जाता था लगभग सारे इलाके में लोग जान गए थे ये खेलते भी हैं, कमेंट्री भी कर लेते अच्छा हैं। राइट, हाँ। तो बीच में जब तक मेरी बैटिंग नहीं रहती थी तो कमेटी वाले बोलते थे कि भैया थोड़ा सा बोल दो। हाँ हाँ राइट। मैं तो जाके बोल लेता था, जब मेरी बारी आती थी मैं चला आता था छोड़ जी, करके। जी। तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में फिर 2006 के बाद ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद में फिर मैं दिल्ली गया जी। और 4 साल दिल्ली रहा। फिर 10 में रिटर्न आया, 10 में रिटर्न, तब से मैं यहीं हूँ। जी जब यहाँ आया तो फिर यहाँ पे अपना काम धंधा ये सब होने लगा। जी। तो उस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिसकी वजह से रेडियो की तरफ रुझान हुआ मेरा। रुझान हो गया। क्योंकि 10 में सब कुछ तो था, लाइट नहीं रहती थी और बड़ी समस्या रहती थी कि कैसे देखा जाए। उस बीच में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो मोबाइल्स हुआ करते थे उसमें कीपैड। हाँ कीपैड के मोबाइल्स जी जी जी। मार्केट में अब हर घर घर आने लगे, तो हर घर और उसमें FM रेडियो आने लगा। हाँ, इसमें ये करके थोड़ा सा निकाल के बाहर से। हाँ मैंने सोचा कि क्यों ना कमेंट्री को, जो रेडियो पे कमेंट्री होती है, जब हम लोग ऑल इंडिया रेडियो की कमेंट्री लगाते थे जी। तो आते आते वो गायब हो जाती थी, साफ नहीं सुनाई देता। नहीं सुनाई देती थी। तो हमारे लिए वरदान था हाँ। कि ढाका से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद से नेपाल में रेडियो स्टेशन स्टेशन। खुल रहे थे, और नेपाल ने सरकार ने बहुत छूट दी थी। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ हम लोगों ने दौरा शुरू किया 2010 से। जी। 3 साल लग गए समझाते हुए हाँ। कि कमेंट्री कराई जाए रेडियो स्टेशन में। अच्छा 3 साल के बाद में मौका मिला। एक उत्पल मिश्रा थे, मैं उनका नाम आज भी याद रखता हूँ। अच्छा, मतलब स्टार्टअप में आप लोग ही हाँ बिल्कुल, वो स्टेशन ने कुछ शुरुआत की थी लेकिन उनको जचा नहीं हुआ। तरीके का जचा नहीं था, लेकिन असल लाइमलाइट आप लोगों ने दिया। तो 10 के बाद 13 में जब हम लोगों ने उत्पल मिश्रा जी थे जो जापान रहते थे, रेडियो रोहतक FM के सेकंड ऑनर थे, उनसे हमारी बात हुई, बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने बोला कि आइए किया जाए। तो हम लोगों ने 2013 के IPL से शुरुआत की। अच्छा 2013 का IPL से। हाँ 2013 के IPL से शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद में मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने भी तो शौकिया ही शुरू किया था, मुझे भी नहीं पता था इतना नेम फेम हो जाएगा। बस कि हाँ अपने लोगों तक साफ कमेंट्री पहुंचे। एक शौक और एक जुनून मुझको वहाँ तक ले गया। और एक समय के बाद ऐसा हुआ कि क्रिकेट के बिना नींद नहीं आती थी। क्रिकेट खाना है, क्रिकेट पीना है, क्रिकेट सोना है, सब कुछ क्रिकेट पे ही आपने निर्भर कर। लोगों का बड़ा प्यार मिला। सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि नेपाल जाने के लिए रास्ते नहीं थे, कोई पुल नहीं था, कोई पुलिया नहीं थी। आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हजारों लाखों लोग जान पाएंगे कि लिटिल गुरु ने कितनी मेहनत की है। सिर्फ एक कमेंटेटर नहीं मिलेगी, कोई रास्ता पुल नहीं होता था। एक जगह जाने के लिए 100 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कभी 50 किलोमीटर, कभी 100 किलोमीटर भी। तो ये सारा जी, तो ये सारा जो आपका मतलब आप बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ शौक की वजह से हुआ करता था, या फिर ऐसा था कि मतलब इसमें कुछ करेंगे, नेम फेम बनेगा तो कुछ अर्निंग भी होगा? क्योंकि भाई इंसान जब बिहार में होता है और बिहार के जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप सोचते हैं कि कुछ मेरा बेटा करे जिससे अर्निंग भी बने। सिर्फ नेम फेम के लिए इंसान तो उतना दूर नहीं जाएगा। तो आपका असल जज्बा वही ले गया, या फिर क्या था उसका मेन रीज़न? देखिए ऐसे तो मैं मेडिकल से जुड़ा हुआ हूँ, रोजी रोटी तो अपनी मेडिकल से है, आज ही है। हाँ तो शौक के तौर पे हम लोग वहाँ पे जुड़े। और कभी सोचा नहीं था कि जब नेम फेम हो जाएगा तो और इतनी शोहरत हो जाएगी तो पैसा भी पीछे पीछे आने लगेगा। एक चीज़ मैंने सीखी कि अगर आप सफल हो जाते हैं तो पैसा है शोहरत के साथ अपने आप ही आपके पास आता है। तो हम लोगों को सब कुछ मिला, उसके बाद सब कुछ मिला, लोगों का प्यार मिला, दुलार मिला, अर्निंग्स भी हुई, रेडियो स्टेशंस भी चमके, लोग इंतजार करते थे लाखों लाख। हम लोगों के पास सिस्टम रहता था जिसमें वो पता चलता कितनी फ्रिक्वेंसी पर आपके लोग देख रहे हैं। एक बार में 55 लाख 60 लाख लोग सुनते थे। अच्छा, इस तरीके की अचीवमेंट्स आप लोगों को खुशी बहुत देता होगा कि चलो हमने जो शुरुआत किया, जो सोचा वो अचीव हो रहा है, और उतना अचीव हो रहा है जितना हमने सोचा नहीं था। मतलब इतने लोगों को जोड़ना एक साथ, ये सारा चीज़ फिर आगे कैसे हुआ? उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा 2019 तक। 2019 के बाद में 20 में IPL से पहले कोरोना आ गया, और कोरोना आया तो सिर्फ रेडियो ही ख़त्म नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ज़िंदगी में कोई मलाल नहीं कि हाँ कोरोना आया तो ये तहस नहस हो गया, क्योंकि लोगों के प्यार मोहब्बत से
एक ऐसा मुकाम मुझे मिला और लोग मुझे याद रखते हैं आज भी। कमेंट्री की अगर बात हो तो बहुत सारे कमेंटेटर्स की बात हो तो लिटिल गुरु की भी बात होती है। जी बिल्कुल। तो जैसे हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ज़रूर बढ़ाएंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि ये कहते हैं ना कि सिर्फ एक कमेंटेटर हमारे पास नहीं आए हैं, आपने सुना गुरुजी भी आए हैं, तो गुरुजी से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और हमारे जितने भी ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं हम ही लोग जैसे एज के ही हैं और वो सीख रहे हैं। और मैंने कोशिश किया ना कि मैं ऐसे नॉलेजेबल पर्सन और ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन को यहाँ लेकर आऊँगा जिनको मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत कुछ सिखा जाऊँगा, ज़िंदगी की हर एक चीज़। जैसे आपने एक बात, बहुत अनोखा बात कह दिया कि पहले मेहनत करो, मेहनत करने के बाद नेम फेम एंड पैसा सब आ जाता है। पहले मेहनत बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी और ये बहुत सीखने के लिए है, और ख़ासकर मेरे लिए, मेरे माइंड में इसलिए लगा ना कि मैं पॉडकास्ट शुरू किया हूँ और मुझे इस तरीके की चीज़ अगर सीखने को मिल जाए ना इस स्टेज पे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और आपने बहुत बड़ा ही इल्म हमें दे दिया। और मैं साथ ही साथ ये जानना चाहूँगा, ये सारी चीज़ आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा रैपिड फायर खेलूँगा। रैपिड फायर जिसमें बहुत सारे सवाल होंगे और आपको वहाँ पे जवाब देना है। जब मैं रीजन्स पूछूंगा तो रीजन्स की बातें होंगी, उसके बाद तो बहुत चीज़ें आगे बढ़ानी है। और फिलहाल मैं उससे पहले एक आपका फेवरेट डायलॉग सुनना चाहूँगा, जो कि हमारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं कि आपका रेडियो पे जब आप मतलब आते थे तो उस वक्त कौन सा ऐसा फेवरेट कमेंट्री का डायलॉग हुआ करता था जिसकी वजह से लोग आपके दीवाने हुए पड़े थे? ऐसे तो पर्टिकुलरली कोई ऐसा डायलॉग सिर्फ नहीं था, अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग कमेंट्री के शब्द हम लोग इस्तेमाल करते थे। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे हो और श्रीलंका के लसित मलिंगा, यॉर्कर किंग और इधर हेलीकॉप्टर शॉट। इंडिया के मैचेस हों या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो और या IPL, हमने बहुत सारे मैचों में कमेंट्री की, लेकिन जब ये दोनों आमने सामने होते थे ना तो हम लोगों को भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो लगता था कि कब धोनी शॉट मारेंगे, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, और ज़्यादातर उनका हेलीकॉप्टर उड़ता था और सही जगह पर लैंड भी करता था। तो एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर रेडियो कमेंट्री की शेडो बोल कर दूँ, क्योंकि ऐसे 4-5 सालों से हम लोग तो कर नहीं रहे थे। तो लसित मलिंगा दाएं हाथ से ओवर द स्टंप हमसे दूर जाते हुए महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये यॉर्कर, लेकिन बैकफुट पर जाकर के हेलीकॉप्टर उड़ाया है, गेंद गई है इस समय गगन भेदी छक्के के लिए। इस तरह से जब कोहली बैटिंग करते थे और श्रीलंका के बॉलर चामिंडा वास बॉलिंग कर रहे थे, वहाँ भी मुझे थोड़ा मजा आता था, क्योंकि दोनों ही अपने अपने समय में, ये चामिंडा वास तो दिग्गज थे और विराट कोहली उभर रहे थे। हाँ, शुरुआत उनकी समझिए एक तरह से स्टार्टअप ही था उस समय, ये 15-16 की बात रही होगी। तो अगर वो बॉलिंग कर रहे हो, विराट कोहली खूबसूरत चौका लगाए बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, तो क्या मजा आता था। चले गेंदबाजी करने को बाएं हाथ से ओवर द स्टंप चामिंडा वास, दाएं हाथ के बल्लेबाज भारत के विराट कोहली के लिए जो काफ़ी देर से जमे हुए हो और शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये गेंद इस बार ऑफ टेम्पर थी, थोड़ी सी बैकफुट पर गए, जगह तलाशी, क्रीज की गहराई का उपयोग किया और निकाल दिया पंच करते हुए कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए। इसी को तो कहते हैं ना कि मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आप मुझे उस जगह पे लेकर चले गए हैं। जैसे लगा था ना, जैसे आप जो चीज़ें कहें, मुझे लगा शायद मेरी आंख के सामने वो चल रहा है। कोहली ने वो कवर ड्राइव लगाया और चामिंडा वास ने जो बॉलिंग किया, वो सारी चीज़ें आपने बस अपनी इस बात से मुझे महसूस करा दिया। अभी हम लोग थोड़ा सा क्योंकि उस तरह की कमेंट्री से दूर हो गए, ग्राउंड्स में जाता रहते हैं, ग्राउंड कमेंट्री में, लोकल कमेंट्री में रेडियो का दौर जा चुका है जी। और लेकिन उस समय हम लोग जो लगातार करते थे तो लय भी बनी रहती थी और मज़ा भी बहुत आता था। दर्शक हमारे जो श्रोता थे फोन्स करते थे, कॉल्स करते थे। व्हाट्सएप फेसबुक इस तरह से इतना डेवलप नहीं था, तो मज़ा आता था हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें तो हमने आपसे सुना। अब हम लोग अपने रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं, जो तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे कि आपने बहुत सारी क्रिकेट कमेंट्री में बहुत सारे शॉट्स पे आपने कमेंट्री किया, जिसका फार्मूला हम लोगों ने अभी सुना भी। आपका सबसे फेवरेट शॉट कब हुआ करता था, कवर ड्राइव में, हेलीकॉप्टर शॉट में? कवर ड्राइव या हेलीकॉप्टर शॉट में? तो देखिए, हेलीकॉप्टर शॉट के तो जनक महेंद्र सिंह धोनी है। कवर ड्राइव तो बहुत सारे खिलाड़ी खेलते थे, लेकिन हेलीकॉप्टर कभी कभी उड़ता हुआ दिखता था हम लोग ग्राउंड में, इसलिए हम लोग फेवरेट शॉट था हेलीकॉप्टर शॉट, और वो धोनी के बल्ले से जब निकलता। ऑल ओवर हम कैरियर के बारे में बात करें, सभी खिलाड़ियों के बारे में, तो आपको कौन से खिलाड़ी पसंद थे एज अ कमेंटेटर और एज अ पर्सन? दोनों आपको देखना है, तो आपको ज़्यादा पसंद कौन है? या फिर धोनी पसंद है या फिर विराट कोहली? धोनी विराट कोहली वैसे अपने जगह पे कोई तुलना नहीं है, हाँ, लेकिन मैं फिर भी धोनी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि धोनी की सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार जब एकीकृत बिहार था, बाद में बिहार झारखंड अलग हो गया, तो वो झारखंड में हो गया,
यहाँ से निकल करके जब इंडियन क्रिकेट में मराठियों की, महाराष्ट्रियनों की और दिल्ली वालों की चलती थी, विराट कोहली हो सकता है कि वो बाद में भी खेलते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी खेल गए बिहार की तरफ से, इधर से निकल करके, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है। इसलिए मैं धोनी के साथ जाता हूँ। और उन्होंने कई सारे वर्ल्ड कप भी जीता है, आईसीसी की सारी ट्रॉफियाँ उठाई, और एक बहुत टेक्निकल बैट्समैन ना होते हुए भी इतने सारे रन बनाए। ये आपका बहुत ही एक्यूरेट जवाब है। तो वही चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब टेनिस पे आते हैं, टेनिस के लीजेंड्स के बारे में बात करेंगे, क्या आपको सातपुते पसंद है या फिर उस्मान पटेल? इसमें कौन आपको सबसे ज़्यादा मतलब? ये थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है। ये दोनों उस समय से खेल रहे थे जब टेनिस इतने परवान पे नहीं चढ़ा था। इन लोगों ने, हमें लगता है कि फैन फॉलोइंग की वजह से चढ़ता चला गया, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी पूरे क्रिकेट जगत की बात कर दी आपने टेनिस की, तो उसमें मुझे सातपुते पसंद है। फैन फॉलोइंग तो उस्मान पटेल। हाँ देखिए, फैन फॉलोइंग होना और पसंद है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी सातपुते जी का मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने भी ये कहा था कि मेरे से ज़्यादा अगर किसी ने कुछ अचीव किया है गेम में हो या फिर बहुत सारे, मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी को देखते हैं उसमें, तो फिर उस्मान पटेल ज़्यादा है। तो आप आज के समय में ये भी कह सकते हैं कि लिटिल गुरु से ज़्यादा बहुत लोगों ने अचीव किया है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे मानते होंगे क्योंकि मैंने उस समय काम किया है जब ये कुछ था ही नहीं। तो उसी तरीके से सातपुते ने जो करके दिखाया है, उस्मान पटेल साहब तो वो भी बड़े लीजेंड हैं, लेकिन सातपुते मुझे पसंद है। सातपुते मुझे, आप सातपुते के पास जाना चाहिएगा। और हम थोड़ा सा कमेंटेटर की तरफ से बढ़ेंगे। क्या आपको कमेंट्री में कौन ज़्यादा पसंद आता है? किन का डायलॉग ज़्यादा पसंद आता है? किन की आवाज़ ज़्यादा पसंद आता है? आकाश चोपड़ा या फिर सिद्धू पाजी? देखिए, आकाश चोपड़ा और सिद्धू की अगर बात करें और तो सिद्धू जी एज ए प्लेयर भी खेले, बहुत उन्होंने मैच खेला है भारत के लिए। आकाश चोपड़ा ने खेला लेकिन वो उतने ज़्यादा क्रिकेट में सफल नहीं हुआ। वो कमेंट्री में सफल हुए, और सिद्धू पाजी भी कमेंट्री में है। दोनों के बीच में अंतर ये है कि शैली दोनों के अलग अलग है, लेकिन सिद्धू पाजी के साथ में ये है, वो जो बीच बीच में तड़का लगाते हैं ना जोड़ जोड़ के, वो जो मसाला लगाते हैं, उससे कमेंट्री का मजा थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन दोनों की शैली अलग अलग है, तो इसलिए मैं सिद्धू पाजी के साथ में जाना चाहता हूँ। और वही मैं अपनी तरफ थोड़ा सा और खींचूं तो हम आते हैं ऐसे कमेंटेटर के पास जिसको आपको चॉइस करना है कि कमरान कमेंटेटर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर मुन्ना कमेंटेटर? ये तो बड़ा कठिन सवाल है दोनों का। दोनों अपने अपने जगह पे बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। किसी एक के साथ जाना बेमानी होगा। दोनों की शैली एकदम बिल्कुल एक जैसी आकाश चोपड़ा की तरह मिलती है। और जहां तक अगर आवाज, दोनों की शैली एक जैसी है। फैन फॉलोइंग में भी दोनों में बहुत अंतर है। लगभग दोनों के चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन शैली एक जैसा होना। और अगर आवाज की बात करें तो आवाज का जो बेस है उसमें कामरान हबीब बेस की वजह से थोड़ा सा ये लगता है। हाँ, और बाकी शैली दोनों की अच्छी है, दोनों के शब्दों पे अच्छी पकड़ है और दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं दोनों बहुत आगे बढ़े। आपके नज़र में अपने इस जिला के साइड से आपके नज़र में कौन से ऐसे कमेंटेटर है जो लग रहे हैं कि हाँ ये भी अपने मतलब कमेंट्री के हिसाब से ये परवान चढ़ेगा? इसमें तो नो डाउट है, मेरे हिस्से से है आकाश। आकाश को मैं रेडियो में भी ले गया था आज से 6-7 साल पहले, और बहुत कम मौका मिला। उसके बाद रेडियो का जमाना निकल गया, और मेरी शुभकामनाएं वो बहुत आगे जाए। उसके पास में ये क्षमता है कि वो भी बहुत जल्दी इस शब्दों को कैलकुलेट करके जोड़ लेता है, और ये आज के समय के दौर में होना चाहिए, और वो बहुत आगे जाएगा। मेरी शुभकामनाएं। जिले में अभी आकाश कुमार जी, जिले में आपके नज़र में आकाश कुमार है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम लोग सीखे। और जो खिलाड़ी सपोज अगर खेलते हैं क्रिकेट, अगर उनको लगता है कि मेरा क्रिकेट से कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे पास वो शैली है जो शैली आपने आकाश कुमार में देखा, तो क्या वैसी अगर शैली उनके अंदर है और उनको आप लोगों जैसा अचीवमेंट हासिल करना है, एक बड़ा लेवल पे जाना है, जैसे लिटिल गुरु का नाम बहुत फेमस है, उस अगर फेमस की तरफ और उस तरीके का नाम बनाना है, तो उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या उनके अंदर होना चाहिए? ये तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं उनको सामने बैठ कर और समझाता तो ज़्यादा मजा आता है। और यहाँ बैठ करके किसी की कमियां गिनाना, मुझे ये सवाल मैं आपका थोड़ा सा पास करना चाहूँगा, क्योंकि किसी की कमी अगर हो तो यह मुझे नहीं लगता कि सामने बताना चाहिए। लेकिन हाँ, अब कहाँ क्या करना चाहिए, अब उनको जैसा कि वो रील्स बना रहे हैं, मैंने देखा है बहुत अच्छी रील्स भी बन रही है उनकी, आप कमेंट्री वो डाल रहे हैं। टेनिस क्रिकेट अब बहुत आगे बढ़ गया है, अब इनको भी अप्रोच करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स हैं जो खुद अप्रोच कर रहे हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, मुझे छोड़कर क्योंकि मैं वहाँ कहीं अप्रोच नहीं करता हूँ। आज भी मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है
कि आपके पास क्वालिटी रहेगी, लोग आपको पूछेंगे, बुलाएंगे ही। और सोशल मीडिया बड़ा हथियार है, आप सोशल मीडिया से जुड़े रहिए, आपकी क्वालिटी जिनको समझ में आएगी आपको बुलाएंगे। ये सारी चीज़ें तो आपने बताया। ये जो अभी बिहार कप चल रहा है, बिहार कप आज से स्टार्ट हुआ है, 15 तारीख से सुना हम लोगों ने कि ये स्टार्टअप अपनी परवान चढ़ चुका है। तो इस हिसाब से ये जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो आज जिस तरीके से ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, पहले जब आप रेडियो में हुआ करते थे, जब आप वहाँ कमेंट्री करते थे, उस टाइम में भी कोई लोकल टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे। तो अभी तो बहुत खिलाड़ी को हम लोग जानते हैं कि ये इस खिलाड़ी ने ये अचीवमेंट हासिल किया, क्योंकि हम लोग उनको देख पाते हैं। जो हम लोगों ने नहीं देखा और जो पहले के लोगों ने भी मतलब जैसे उनको नहीं जान पाए, वो कौन से खिलाड़ी है जो कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसा लग रहा है कि अभी उस टाइप का खिलाड़ी कोई हमारे इस जिला में अभी तक के उस तरह के बल्लेबाज नहीं आ पाए। हम पूर्वी चंपारण जिले की ही बात करेंगे, लेकिन जैसे बिहार कप का आपने नाम लिया है, तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एक क्रिकेट के बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर थे स्वर्गीय ऋत्विक जी, जो हम लोग बीच में नहीं है, अब हम लोग बीच में नहीं रहे, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। सभी लोग इनकी प्रार्थना करें। तो उनको मेरे तरफ से नमन है। और बिहार कप तो आज से शुरू हो रहा है, तो उस तरह के टूर्नामेंट्स अब लेवल बढ़ गया है, लेकिन उस ज़माने में आज से 15 साल 20 साल पहले अगर बात करें लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में, तो एक करसैया में टूर्नामेंट होता था और बड़ा फेमस था। करसैया पड़ता है आपको ढाका से पूरब की तरफ और सॉरी उत्तर की तरफ। हाँ जी, करसैया में बहुत अच्छा टूर्नामेंट्स होता था और एक रूपहारा में होता था। इस टाइप से अब चकिया में टूर्नामेंट होता था जो सरदार जी वहाँ कराते थे। उसके बाद इन सब से अलग ऊपर थोड़ा उठ करके सीआरपीएफ का टूर्नामेंट 2013-14 में हुआ, जो आपके मोतिहारी के गांधी मैदान में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कीर्ति था। तो उस टाइम की अगर बात करें तो बहुत अच्छे एक बैट्समैन होते थे गुनाई सिंह नाम था, नरेंद्र सिंह उर्फ गुनाई सिंह, जो आज के लड़के नहीं जानते हैं। किसी भी तरह की गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते थे वो शुरुआत में ही आकर के, और वो छक्के चौके से शुरुआत होती थी। आते ही देखते आज जो आप T20 देख रहे हैं, हम लोग ये T20 बहुत पहले देख चुके हैं। उस समय गुराई सिंह का आने का मतलब था रनों की बौछार, ऐसे बैट्समैन हुआ करते थे। वैसे बल्ले से जो कि आजकल जो आए हैं वैसे नहीं थे, वो बहुत मारुति गोल्ड की बॉल, भारी बल्ला। तो अगर ये जो गेंद और ये बैट्स हैं आज तक के जो बॉल बैट हैं, अगर ये उस समय रहते तो मुझे लगता है कि उस समय 20 ओवर में 300 रन उस समय भी बनते और बड़े नाम होते। तो खैर समय की बात है। उनके बाद सिकंदर सैनी को मैं मानता हूँ, क्योंकि उनके पास क्लास था, चकिया के लिए खेला करते थे, चकिया क्रिकेट एकेडमी में, बड़े नाम बहुत बड़े नामी दामी खिलाड़ी थे। उसके बाद वकार आलम खान, चंपारण एक्सप्रेस, अभी विदेश में रहते हैं, और चंपारण एक्सप्रेस कहते थे, वो समय के साथ आगे नहीं जा पाए, लेकिन वो लेदर बॉल से, हाँ टेनिस के लेदर बॉल पे बहुत बड़े बॉलर थे। कि अगर लेदर में आ जाए, अशरफ खान, मोतिहारी में राशिद जमाल खान, हाँ मोतिहारी में, इस तरह के कुछ ऐसे नाम थे जो बहुत पॉपुलर थे। फैसल गनी बाद में, अब फैसल गनी उनके भाई हैं शकीबुल गनी। ये 4-5 जो क्रिकेटर, 8-10 क्रिकेटर, वो टेनिस से लेकर लेदर तक मुझे बहुत पसंद है और इनका बड़ा नाम भी था। तो ये कुछ ऐसे नाम आपने बताए जो कि उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करते थे। तो जैसे हम लोग ये सारी चीज़ें जाने, सिर्फ आप जैसे पहले कमेंट्री करते थे, उसके बाद ऐसा कभी हुआ कि सिर्फ आप क्रिकेट की ही कमेंट्री किए हैं, या फिर कोई ऐसा भी खेल रहा जिन खेल में आपको इनवाइट किया गया हो? अब मुझे एक बार बॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और फुटबॉल के लिए बुलाया गया, लेकिन मुझे लगा कि इस खेल के लिए मैं नहीं बना मुझे मजा नहीं आया। किसी ने गोल किया, आपका यहाँ पे विकेट गिर गई, तो फिर वो वाला मजा नहीं आया। नहीं, अब क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ कमेंट्री की जरूरत ही नहीं है, भाई यहाँ सिर्फ स्कोर बताइए, इतने गोल हो गए, ये हाफ हो गया, ये फाउल हो गया, ये सब बोलिए बस, तो मुझे मजा नहीं आया। तो अभी के ऑडियंस को बहुत कुछ जानना रहता है लिटिल गुरुजी से। तो जैसे आपने कमेंट्री का ये जो आपने जब शुरू किया कमेंट्री, जब आपने रेडियो से शुरू किया, फिर टेलीविज़न पे आए, फिर उसके बाद अभी बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी आप कवर करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ कि आप उस टूर्नामेंट से कितने अर्निंग कर पाए हैं, ये थोड़ा सा ऑन एवरेज बता देते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, कमेंट्री में भी आपने ऐसा नाम किया है जो कि जैसा कोई क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट खेलने के लिए एकेडमी हुआ करती है कि वो एकेडमी से वो सीखेंगे तो वो अच्छा क्रिकेटर बन सकते हैं, लेकिन कमेंटेटर के लिए बहुत मुश्किल होता है, खुद से सारी चीज़ें सीखना पड़ता है। तो वो चीज़ों को आपने कैसे बनाया और कितने अर्निंग्स किए, सभी सवालों का जवाब आप जरूर। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन
हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे, मैंने बताया कि बिहार का मान्यता झारखंड को चली गई, तो बहुत सारे क्रिकेटर्स मैंने बनाने के लिए खेलने लगे। उसके बाद लोग अपने अपने जॉब में चले गए, लेकिन मैं अकेला रहा अपने ग्रुप का जो क्रिकेट से जुड़ा रहा, रेडियो तक गया। 6-7 साल रेडियो से कमेंट्री की। एक समय ऐसा चलता था कि रात में IPL चलता था, दिन में कहीं कमेंट्री चलती थी ग्राउंड में। और उस समय भी मेरी फीस लगभग मतलब 8 से लेकर 10,000 के बीच में एक मैच का। हाँ, अभी 10-12 साल पहले की बात है। अब मैंने घर बनाया, गाड़ी वगैरह है, जमीन वगैरह भी, मतलब बहुत कुछ इससे किया है, बताना है किया। तो ये एक कमेंट्री से तो सब कुछ मिला। तो मैंने एक शुरू में बताया था कि आप मेहनत करिए, सफल बनिए, ऐसा पीछे पीछे। और शुरुआत में जैसे मेहनत का सबसे बड़ा आपने एग्जाम्पल सेट किया कि जब आपके घर के बगल से ही नेपाल 20 किलोमीटर पड़ता था, लेकिन वो जो रास्ता हुआ करता था वो दिक्कत करता था जाने का, तो आप उसको 100 किलोमीटर भी वो रास्ता पूरा कर जाते थे। तो वो एक मेहनत था, वो एक जज्बा था, और उस जज्बा ने आपको इतना कुछ दिया कि आपने घर भी बनाया, ज़मीन भी लिया, एंड देन बहुत सारी चीज़ें की। और ये चीज़ सुनकर आप इनके पीछे नहीं पड़िएगा, वो सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को देखा। अभी जो आपका चल रहा है, अभी आप फ्यूचर में और क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं, अभी क्या देखना चाहते हैं? अब देखिए, समय के साथ में आपकी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं और बदलना भी चाहिए। बदलना चाहिए। तो मैंने बताया कि मेडिकल से हूँ, तो अपना चल रहा है, क्रिकेट अपना चल ही रहा है, शौकिया हूँ, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में भी जाता हूँ। अभी हाल ही में, अब दिसंबर में जानकी आनंदी क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, उसकी तैयारी पहले से भी हो चुकी है। ये सवाल आप पूछते नहीं पूछते, मैंने पहले ही बता दिया। ये 9 में था। उसके बाद हम लोग सामाजिक रूप से भी बहुत सक्रिय रहे हैं। बहुत सारे क्लब पहले चलते थे, जब मैं कमेंट्री करता था तो पचपकड़ी यूथ क्लब था, ढाका में भी क्लब चलता रहा है, मेरी बहुत भूमिका उसमें नहीं रही। ये तो उसके अलावा गुरेनवा यूथ क्लब, पकड़दयाल में पप्पू जी का क्लब वगैरह, इस टाइप से जिला में भैरव सिंह सैनी ये लोग क्लब चलाते थे। अनिकेत रंजन जी जो अभी बड़े लीडर भी हो गए हैं, ये लोग चलाते थे। इन लोगों के साथ एक गहरा जुड़ाव रहा है। और इस बीच में कहीं कहीं मदद की भी जरूरत होती थी, इकोनॉमिकल से लेकर के, तो कहीं कहीं हम लोग अपना मदद भी करते थे। रेडियो से प्रचार प्रसार का खर्चा भी मैं उठाता था, जैसे कोई कैंप वगैरह लगा कुछ करना, तो उसका हम लोग सारी वो मैं खुद अपना बेयर करता था। तो सामाजिक रूप से एक्टिव रहा। जुड़ते जुड़ते लोगों का ख्याल आया कि आप इस तरह से जुड़े हुए हैं तो चुनाव भी लड़ जाइए। एक शौकिया तौर पर हम लोग समझिए 2016 में जिला पार्षद का चुनाव भी मैं लड़ गया। बहुत कुछ सीखने को मिला जो किसी यूनिवर्सिटी में ज्ञान नहीं मिलता। उसके बाद से लगा कि जब गांव जब हम लोग घूमने लगे ना, तो लगा कि बहुत ज़रूरत है समाज को अच्छे लोग। हम लोग जुड़े रहे। 2021 का चुनाव भी लड़ा, संजोग से जीत नहीं पाया, हारा नहीं हो, जीत नहीं पाया। हारता वो है जो मैदान छोड़ देता है। तो ये बड़ी बात है। मैं सारे अपने युवाओं से कहना चाहूँगा, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप मैदान नहीं छोड़ते। आप उस दिन हार जाते हैं जिस दिन आप मैदान छोड़ देते हैं, ट्वीट कर जाते हैं। इसलिए मैदान मत छोड़िए। अभी तक हम लोगों ने मैदान नहीं छोड़ा है, और अब सामाजिक रूप से थोड़ा सा और बढ़ते हुए समाज सेवा के लिए पार्टी वगैरह भी ज्वाइन किया। जनसुराज में मैं आ गया हूँ, प्रशांत जी की पार्टी है, और उसके साथ समाज सेवा करनी है। अच्छा, ये सारा चीज़ आपने देखा है और सोचे हैं कि समाज सेवा की तरफ अपना अब आगे का जो कारवां है वो बढ़ाया जाए। तो अभी हम लोग ने करंट में ही एक चीज़ देखा है, वो ये रहा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। जो लोग अगर उसको देखते थे तो लोग एक दूसरे कहते तुम्हारे अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहिएगा? आपको क्या लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए था या फिर नहीं? अगर हुआ तो प्रिपरेशन के हिसाब से था, तो इसको आप अपने नज़र से कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से अगर भारत पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा है या हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, किसी भी देश से अगर नहीं होना चाहिए, रिश्ते खराब है, तो आप हर तरीके से रिश्ते खत्म करिए। आप व्यापार जो कर रहे हैं, आप दुश्मन देश से व्यापार भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आयात की जाती है, निर्यात की जाती है, तो वहाँ रुकिए ना। सिर्फ आपको क्रिकेट ही दिखता है, भारत पाकिस्तान का मैच रुकवा दें, फिर आप कहते हैं कि देशभक्ति नहीं है, फिर वहाँ पे कुछ फोटोज लगा देते हैं। तो ये अब थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने ये कह दिया तो मैं लोगों की नज़र में बहुत अच्छा हो जाऊँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सारी चीज़ों को बंद करिए। अगर हमारा दुश्मन है तो हमारा दुश्मन है, तो हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। और वो कल मैच में हुआ कि जब मैच जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने जो छक्का लगाया, उसके बाद उन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के तो मन में था कि मैं हाथ मिलाऊं, लेकिन लोगों का ये दबाव था जिसकी वजह से उन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया। ये ब्रॉडकास्टर का दबाव है। देखिए, अब जो क्रिकेट हो गया है बहुत पेशेवर हो गया है, बहुत पेशेवर हो गया, बहुत दबाव रहता है, तो इसलिए वो दबाव के तहत खेले, लेकिन वास्तव में एक देशभक्त होने के कारण
वो दिल में कहीं नहीं कहेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से खत्म करिए। खिलाड़ियों को क्यों वहां पर मजबूर करना खेलने के लिए? सारे नाते रिश्ते वहां से खत्म करिए। और क्रिकेट क्या है? खेल है, मत खेलिए। आप उसको जंग की तरह देख रहे हैं, वो भी सही नहीं है, वो सिर्फ एक खेल है। लेकिन हमारे देशवासियों की लाशों पर क्रिकेट या कोई भी खेल नहीं होना चाहिए। अगर बंद हो तो सब कुछ बंद हो जाए, सिर्फ एक खेल को निशाना ना बनाया जाए। सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा, बहुत सारी चीज़ें सीखा। और जब मैं मतलब इंट्रो से जब आउट्रो की तरफ बढ़ता हूँ ना, तब मुझे इतने सारे सवाल मेरे जहन में आने लगते हैं। लेकिन क्या करें, इस जेन जी के ज़माने में बहुत कुछ देखना पड़ता है, वक्त का ख्याल करना पड़ता है। तो सभी चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूं कि ये थे हमारे लिटिल गुरुजी, जिन्होंने बहुत कुछ बताया अपनी पूरी जर्नी में ही, अपने पूरे लाइफ का एक आपको जीने का एक तरीका बताया कि आप कैसे अपने माइंडसेट को सही कर सकते हो, कैसे आप अपनी चीज़ों को पकड़ सकते हो। क्योंकि ज़िंदगी में कोई एक चीज़ ही आपको मतलब डिसाइड नहीं कर देता कि आप क्या करने वाले हो। आपका मेहनत सबसे पहला वो सीढ़ी होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। और ये थे हमारे लिटिल गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। क्योंकि हर इंसान के पास ना एक वक्त बहुत कीमती चीज़ होती है, और वो किसी को दे देना तो वो बहुत बड़ी होता है। वो खासकर आप जैसे लोग बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आप। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से दुआ, प्यार और सलाम। जी, तो ये थे हमारे लिटिल गुरुजी। और मिलेंगे हम फिर अगले पॉडकास्ट में एक अच्छे ही कमेंटेटर के साथ, एक अच्छे क्रिकेटर के साथ। तो ये सारी चीज़ों को हम जरूर देखेंगे। और फिर मिलेंगे एक कॉम्बो के साथ, जब आपके साथ कमरान भाई आएंगे, जब आपके साथ मुन्ना जी आएंगे, तो मज़ा आने वाला है। वो अलग मसाला लेके आएंगे। फिलहाल तो ये शुरुआत है, अभी तो आगाज़ के साथ जब अंजाम होगा तो वो अलग मज़ा आएगा। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। एज यूजुअल आपका शान लिफ्टी, बाय बाय।